So today we have a very exclusive guest, Mr. Suhail Ahmed. Suhail Ahmed is the Chief Executive Officer of the Top Line Securities. ये पाकिस्तान की वन ऑफ द लीडिंग ब्रोकरेज हाउस है और इसके अंदर इन्होंने ये इज़ ओनर CEO और इन्होंने ये स्ट्रगल किया 2009 में इन्होंने इस्टेब्लिश किया. द जर्नी गोज़ ऑन. इनसे पूछते हैं हाइज एंड लोज ऑफ हिज करियर एंड द नेक्स्ट ऑफ द फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान फॉर द यंग पीपल. तो ये सफ़र कैसा शुरू हुआ, टॉप लाइन कैसे बनी, क्या इसकी जर्नी थी इन अ नटशेल? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपकी टीम का. देखें, इसके 3-4 पहलू हैं. आप जो एक पहलू है टॉप लाइन सिक्योरिटीज़, उस पर आप फोकस कर रहे हैं. एक मेरा पर्सनल फैमिली का एंगल है, प्लस फिर मेरी एजुकेशन का एंगल है, इसमें फिर एक एंटरप्रेन्योरशिप का जो आपने कहा, फिर एक सोशल साइड भी है. तो मैं आपको ब्रीफली बता दूं कि मेरा बहुत ही हम्बल लोअर मिडिल क्लास का बैकग्राउंड है. आई बिलोंग फ्रॉम कराची? या मैं कराची से ही रहता हूँ. ओल्ड कराची जो एरिया है वहाँ पर हमारी रिहाइश हुआ करती थी. अल्लाह अकबर. और हमारे ख़ानदान में कोई भी बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं पढ़ा था. बहन भाई जो थे उन्होंने डॉक्टरी शुरू की थी और एक बहुत ही हम्बल और छोटे से बैकग्राउंड से हमने शुरू किया. 1991 में कहें कि थोड़ा सा चेंज ही आया कि मेरा एडमिशन हो गया IBA में, कराची यूनिवर्सिटी. माशाल्लाह. जो उस वक्त बड़ा पॉपुलर भी था. कोई ये किस ईयर की बात है? 1991 में. 91. तो 60-70 लड़के लड़कियां एक सेशन में होते थे और कोई 3000 5000 बच्चा टेस्ट देता था. तो ये एक बहुत बड़ा आप कह लें कि मेजर चेंज था. 1994 में हमने वहाँ से ग्रेजुएट किया BBA MBA में. और एजाज भाई वो हालत थी इकॉनमी की, ये फाइनेंशियल लिबरलाइजेशन का फेज़ था कि 2 महीने पहले जब मैंने ग्रेजुएट किया उससे पहले नौकरी मेरे पास आ गई थी. माशाल्लाह. तो 14 दिसंबर 1994 को मैं IBA का आखिरी पर्चा देकर आया और 15 दिसंबर 1994 को वो कंपनी ज्वाइन कर ली जिसने 2 महीने पहले हमें वो दिया था. ये वो था जब JP मॉर्गन और बैरिंग्स और CLSA और जेम्स केपल, ये पाकिस्तान में इनके दफातर होते थे. ये कोई 7-8 फॉरेन ब्रोकरेज फर्म से. और चूंकि थोड़ा सा शौक IBA से पहले था, फिर IBA में भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड था, तो आई थिंक मैं अपनी क्लास में जो 60-65 लोगों में से चंद ऐसे लोग थे जो एक ही फील्ड से वाबस्ता है. वरना कोई बैंक में आए, फिर कंज्यूमर कंपनी में चले गए, फिर टेलीकॉम में चले गए, फिर दुबई चले गए, फिर कतर चले गए, फिर पाकिस्तान आ गए, फिर अमेरिका चले गए. मैं सिर्फ वाहिद होऊंगा कि जो स्टॉक मार्केट, इकोनॉमी, कैपिटल मार्केट से कनेक्टेड रहा फॉर 27 ईयर्स. तो मेरे ख्याल में एक जो रीज़न शायद सक्सेस का ये था कि कंसिस्टेंसी थी. तो हमारे जो नए लोग आते हैं, स्पेशली जो चाहे वो अमीर बैकग्राउंड हो या गरीब हो या मिडिल क्लास, वो कंसिस्टेंसी नहीं होती. तो फिर मैंने स्टॉक मार्केट में 3-4 कंपनीज़ के साथ कोई 13 साल तक नौकरी की. और हमेशा जहन में, और दो में IBA में अनफॉर्चुनेटली उस वक्त सिखाया नहीं गया था कि कोई एंटरप्रेन्योरशिप भी होती है. तो 5-6 साल के बाद ये एहसास हो गया कि यार जिसके लिए हम काम करते हैं ये काम तो हम खुद भी कर सकते हैं. तो उस वक्त जो था स्टॉक एक्सचेंज का 15 करोड़ रुपए की सीट हुआ करती थी. तो कभी कभार कहते हैं ना, तूफ़ान आता है या तबाही आती है तो उसके फ़ायदे भी होते हैं. तो जो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस आया, जो मेल्टडाउन था, वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि जो कार्ड की वैल्यू थी वो 8 करोड़ रह गई थी या 7 करोड़. तो उस वक्त ये कंपनी एक थी जो छोटी सी ब्रोकरेज हाउस था, उसको मैंने टेक ओवर किया. मैंने और कुछ दोस्तों ने कोई 7-8 करोड़ की वैल्यूएशन पे, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई 11-12 साल हो गए हैं. अब ये 1 बिलियन रुपए से ऊपर की कंपनी है. इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इन टर्म्स ऑफ ब्रोकरेज, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, अब कोई भी पैमाना ले लें, हम टॉप 3 या टॉप 5 में आप आ रहे हैं. हम हैं, कहीं टॉप 2 में हैं, कहीं टॉप 3 में हैं, कहीं टॉप 4 में हैं. और आप हमें देख लें, हमने CFA का बेस्ट ब्रोकर का अवार्ड, एशिया मनी का बेस्ट ब्रोकर का अवार्ड 10 साल से, फाइनेंस एशिया का बेस्ट ब्रोकर का अवार्ड, और बेशुमार मैगजीन है जिसके मैं आपको बता भी दूंगा. सर मुझे सुहेल भाई, गोइंग द नेक्स्ट द पार्ट, मुझे ये बताइए, आप माशाल्लाह आपकी एक यू आई इन द ईयर ऑफ द कैपिटल मार्केट एज अ CEO एज ऑफ द टॉप कंपनी. ये बताइए कि इन अनप्रेडिक्टेबिलिटी है इस वक्त मार्केट के अंदर. पिछले साल, 2 साल, 3 साल पहले के अगर आप देखते हैं, सिचुएशंस देखते हैं,
तो उस वक्त एक बहुत एक डिफरेंट सिनेरियो था। अब एकदम मार्केट के अंदर इतनी अब हाई या लो आते हैं, जैसे एक ऐसे समझते हैं जैसे मार्केट को एक बाईपोलर डिप्रेशन है कि एकदम हम बहुत हाइपर मोड में चले जाते हैं, कभी नीचे आ जाते हैं। इतनी अनप्रिडिक्टेबिलिटी की क्या वजह है? देखें यार भाई, ये सारा स्टॉक मार्केट में परसेप्शन कह लें या सेंटिमेंट्स का खेल होता है। अब पिछले 4-5 साल सॉरी टू से इतने बुरे गुजरे हैं मईशत के हवाले से, कॉर्पोरेट सेक्टर के हवाले से। मतलब अगर आप ले लें 75 साल की हिस्ट्री, तो पिछले 4-5 साल की जो जीडीपी ग्रोथ है, या पिछले 4-5 साल का जो फिस्कल डेफिसिट है, वो जीडीपी वन ऑफ द लोएस्ट होगी और फिस्कल डेफिसिट वन ऑफ द हाईएस्ट होगा। प्लस अभी आपने देखा कि इस हुकूमत ने कोई बेशुमार फाइनेंस मिनिस्टर चेंज किए, तो वो कंसिस्टेंसी, जिस तरह मैंने आपको कहा, मेरे ना पॉलिसीज़ में है, ना लोगों में है, ना टीम में है, यही है। तो अब ये 12 महीने जो गुजरे हैं, अब 2021 ख़त्म हो रहा है, तो अगर आप जनवरी फरवरी में मेरे साथ बैठते तो हम बात कर रहे होते कि हफीज़ शेख इकॉनमी को स्टेबलाइज़ कर रहे हैं। अगर आप मेरे साथ जून जुलाई में बैठे तो हम डिस्कस कर रहे होते कि शौकत तरीन इकॉनमी को बूम की तरफ ले जा रहे हैं, और आज हम कह रहे हैं कि दोबारा शौकत तरीन इकॉनमी को अब स्टेबलाइजेशन। तो जब एक साल में इतना बूम एंड बस्ट होगा तो फिर कॉन्फिडेंस शटर होता ही है। प्लस एक और रिस्क जो है स्टॉक मार्केट हमेशा उसको देखती है, वो है पॉलिटिकल रिस्क। अब काफ़ी पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ भी हमारे यहाँ अभी तो कम हो गई हैं, वो रहती हैं कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। तो आई थिंक ये 2-3 रीज़न है। मुझे लगता है अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है, सिर्फ जो कॉन्फिडेंस है सरमायाकारों का वो बहुत ही बुरा हुआ है इकोनॉमिक इनकन्सिस्टेंसी की वजह से, पॉलिसी इनकन्सिस्टेंसी की वजह से। वो तो एक और सेंटीमेंट्स जो आपने बताया जो मार्केट उनके ऊपर चल रही होती है। मुझे ये बताएं कि ये जो इन्वायरमेंट है पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि कहते हैं किसी भी मुल्क की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके 2 क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स हैं। तो फर्स्ट इज़ कहते हैं जी उसके FDIs हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है, और दूसरी एक्सपोर्ट है। दोनों की क्या करंट सिनेरियो है कि उसके बगैर तो ना हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट ठीक हो सकता है, ना हमारी आगे ग्रोथ आ सकती है, ना हमारी स्टेबिलिटी आ सकती है इन 2 क्रिटिकल फैक्टर्स से। और हुकूमतें जो आई हैं मुख्तलिफ, वो एलीट जो हैं उनको सपोर्ट करती हैं, शायद उनसे डरती भी हैं, उनको लॉबी को एक्सेप्ट भी करती हैं। तो अगर आप अमीर हैं पाकिस्तान में तो आपके अमीर मज़ीद होने के चांस ज़्यादा हैं, और अगर आप गरीब हैं तो आपके अमीर होने के चांस पाकिस्तान में नहीं है। तो आई थिंक ये भी एक रीज़न है कि इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। अच्छा, एक्सपोर्ट्स में इस हुकूमत ने कुछ पॉजिटिव किया है की हैं जिससे बेहतरी आ रही है, मगर अभी भी हम एक्सपोर्ट्स टू जीडीपी देखें, मतलब जो हम पहले बात कर रहे थे इंटरव्यू से पहले कि हम एक्सपोर्ट्स को एब्सोल्यूट में देखना तो फजूल है। अगर हम बांग्लादेश से कंपेयर करें या वियतनाम से कंपेयर करें या हम अपनी जीडीपी से कंपेयर करें, तो इजाज़ भाई अगर यहाँ से 50% बढ़ जाए ना फिर भी कम है, मगर कम से कम कुछ उम्मीद की किरण है कि पिछले 2-3 साल में इस हुकूमत ने कुछ सपोर्ट करने की कोशिश की है। मतलब ये पॉजिटिव वाइब्स हैं कि एक्सपोर्ट उन्होंने थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट टू जीडीपी बेहतर नहीं हुआ, मगर एक्सपोर्ट्स जो हैं उसमें बेहतरी नज़र आ रही है। सर मुझे आगे बताइएगा कि पाकिस्तान के अंदर यू आर एन एंटरप्रेन्योर योरसेल्फ, आपने एक रिस्क लिया, जॉब छोड़ी, हालांकि पाकिस्तान के सबसे बेस्ट बिजनेस स्कूल से आपने ग्रेजुएशन किया। अब पाकिस्तान में क्या वजह है कि माइंडसेट का इशू है, कोई गवर्नमेंट के कुछ ऐसे कुछ मसले मसाइल हैं, कोई सरकारी 50 महकमे पड़ जाते हैं, कुछ स्टार्टअप्स बन जाए, कोई बिज़नेस शुरू कर दे, तो क्या पहले तो ये बताइए कि एंटरप्रेन्योरशिप होती क्या, और आप क्या वो माइंडसेट के अंदर समझते हैं वो 3 एट्रीब्यूट्स हैं कि एक बंदा एक एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जंप करता है? देखिए, हमने बिल्कुल बजा कहा था कि इसमें बड़ी डिबेट हो सकती है। जो नेशनलाइजेशन था, फिर ज़ियाउल हक का जो एरा था, तो ये दोनों ने बड़ा कंट्रीब्यूट किया है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। और जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट एक अलग राह पे जाती है तो फिर ये एंटरप्रेन्योरशिप भी इफ़ेक्ट करती है। एक ये रीज़न था, प्लस बिज़नेस स्कूल्स ने भी अभी जाके पिछले 10-15 साल में ये एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया है। अदरवाइज़ 80s और 90s में तो जब हम भी पढ़ते थे तो हमारा सक्सेस फैक्टर ये होता था कि अगर आपको सिटी बैंक की या प्रॉक्टर एंड गैम्बल की इंटरव्यू की कॉल आ जाए ना, तो उसका मतलब है आप बेहतरीन स्टूडेंट हैं। हमें कभी ये नहीं बताएगा, जिस तरह का मैंने अगर 13 साल के बाद एंटरप्रेन्योरशिप में ये कदम रखा तो उसके आई थिंक 2 रीज़न ये थे कि एक तो पैसा नहीं था, दूसरा ये था कि कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि खुद हो सकता है। बट आई थिंक अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो स्टार्टअप्स में इन्वेस्टमेंट हो रही है और वेंचर कैपिटल आ रहे हैं, तो अभी तो आई थिंक मोटा एक तो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट नेशनलाइजेशन और ज़ियाउल हक के एरा के बाद,
प्लस जो बिजनेस स्कूल ने कुछ रोल प्ले करना था अब कर रही है, IBA माशाल्लाह कर रहा है, लम्स कर रहा है। लेकिन आई थिंक लेट कर रहे हैं। अभी ऑफ द रिकॉर्ड जब हम ऑफलाइन हम बात कर रहे थे तो आपने इंडिया में एक विजिट किया था, उस वक्त आपको उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटीज़ के इंक्यूबेशन सेंटर्स, जहां पाकिस्तान में वो लफ्ज़ भी ना पाया था कि इंक्यूबेटर्स क्या होते हैं। 2011 में हमें उन्होंने जब बताया तो हम समझ रहे थे वो कैंटीन है जहाँ पे 1000 बंदा लड़का लड़की बैठा है, फिर पता चला वो इंक्यूबेशन सेंटर है जो 1000 वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने अपने 2 फ्लोर उनको दिए हुए थे। अच्छा। तो हमें तो उस वक्त हमने तो गूगल करना शुरू कर दिया कि इंक्यूबेशन सेंटर होता क्या है, जो उसने हमें बताया था। वो हम ट्रेनिंग के लिए गए थे वहाँ, वाह 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 वाह, BSc में। फिर उन्होंने हमें बताया कि पता नहीं कितने हज़ार बच्चा हर रोज़ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में विजिट के लिए आता है, सब देखने आता है कि होता क्या है, ट्रेडिंग फ्लोर क्या होता है, ब्रोकरेज हाउस क्या होता है। अभी कराची स्टॉक एक्सचेंज में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शुरू हुआ है, मगर अभी जाके हुआ है कितना आता है, CBM के 50 लड़के लड़कियां आ गए, IBA के 70 आ गए। तो हम हर चीज़ में लेट हैं, हर चीज़ में पीछे हैं। तो एंटरप्रेन्योरशिप में भी पीछे हैं, जिस तरह हमने कहा, इन्वेस्टमेंट। क्या उसके लिए कोई माइंडसेट चाहिए, क्या एट्रीब्यूट्स हैं? क्योंकि अभी भी लोग डरते हैं। अभी भी अगर मैं MBA को पढ़ाता रहा हूँ तो वो मैं पूछता था MBA करने के बाद क्या करोगे, तो कहता जॉब करूँगा। इजाज़ भाई, मैंने कहा ना, चूँकि हुकूमतें ने रेंट सीकिंग को प्रमोट किया है, ठीक है, तो हम बस वहैसियत कौम थोड़े से इनएफिशिएंट हो गए हैं, सुस्त हैं, लेजी हैं। नहीं ऐसे वैसे सुस्त। कराची में तो 12 बजे दुकान नहीं खुलती, फिर 12:30 वो दुकान खुलता है, फिर 1 बजे वो नमाज के लिए जाता है, फिर 2:30 बजे बच्चों को लेने जाना है, तो 3 साढ़े 3 तक यहाँ पे। तो एज ए नेशन मैंने जो कहा ना आपको, एक तो नेशनलाइजेशन, फिर ज़ियाउल हक का मार्शल लॉ, फिर इसके बाद जो सियासी हुकूमतें आई उन्होंने कहा कि गाड़ियों की लॉबी अच्छी है, वो हमें फ़ंड करते हैं इलेक्शन के लिए, तो उनको पैसा दे दो। ये प्रॉपर्टी वाले तो बहुत ही अच्छे हैं, तो हमें वैसे ही फ़ंड करते हैं, तो उनको दे दो। तो हुकूमतों ने प्रमोट किया है लेज़ी बिहेवियर को। ऐसी है कि अगर 18 घंटे काम करने वाला 50,000 रुपये कमाता है और 2 घंटे काम करने वाला अपने कॉन्टैक्ट से 5 लाख रुपये कमाता है, तो फिर लोग कहेंगे कि यार अच्छा ये लेज़ी करें। तो इसीलिए जो मेरी टॉप लाइन की शायद सक्सेस का एक रीज़न ये भी है माशाल्लाह कि हमने कहा कि यार 2 ही तरीके हैं पाकिस्तान में, या तो आप एफिशिएंट हो जाएं या आप क्रिएटिव हो जाएं। तो फ्रेंकली स्पीकिंग हम एफिशिएंट हैं। हम 8 बजे आते हैं, 8 बजे जाते हैं, हमारा सारा जो है कम्युनिकेशन 24/7 व्हाट्सएप पर है। तो आप ये सिर्फ सोचें कि अगर हम क्रिएटिव हो जाएं तो हम क्या होगा, वो तो हम मरहले पे हम गए नहीं। आप डिसरप्टर हो जाएंगे ना, तो डिसरप्शन वाली स्टेज पे चले जाएंगे ना, यू विल डिसरप्ट द मार्केट ना। वो एक शेर है जी इकलामा इकबाल का, मैं ये डेडिकेट करता हूँ सुहेल भाई को, कि मुयस्सर आती है फुर्सत फ़कत गुलामों को। मुयस्सर आती है फुर्सत फ़कत गुलामों को, नहीं है बंदा हुर के लिए इस जहां में फ़राग। कि फ़रागत जो होती है वो नहीं होती एक काम करने वाले बंदों के लिए। सर मुझे आगे चलें, मुझे बताएंगे कि ये जो टॉप लाइन की क्या हो रहा है, बीइंग अ CEO आप क्या देखते हैं कि ये क्लोज़ हो रहा है, ईयर 2021 क्लोज़ हो रहा है, एक हफ़्ता रह गया, मार्केट में क्या देख रहे हैं, और 2022 की क्या प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, क्या ट्रेजेक्ट्री ऑफ ग्रोथ देख रहे हैं, स्टेबिलिटी देख रहे हैं, डाउन ट्रेंड देख रहे हैं, थोड़ा सा हमें गाइड करें। और कौन सी, अगर मेरे जैसा एक नाड़ी बंदा इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो कहाँ इन्वेस्टमेंट करे? देखिए 2021 कोई बहुत अच्छे नोट पे ख़त्म नहीं हो रहा है। जिस तरह आपने देखा कि हमारी माशी तरक्की हुई, फिर माशी पसपाई हुई, हम IMF के पास जा रहे हैं, करेंसी वीक हो गई है, इंटरेस्ट रेट बढ़ चुके हैं। मगर 2022 मुझे लगता है बेहतर होगा, क्योंकि ये विश है या ये फैक्ट्स हैं? मुझे परसेप्शन और रियलिटी है? नहीं, एस्टीमेट है मेरा। एस्टीमेट है। हाँ, अब उसमें देखें कुछ फैक्टर्स होते हैं, मैं आपको बताऊंगा। वो बताएं कि पॉजिटिव फैक्टर्स क्या हैं कि मार्केट बेहतर होगी। एक तो ये रीज़न है कि IMF के पाकिस्तान जा रहा है, तो वहाँ पे फिस्कल डिसिप्लिन होगा, जो आपकी करेंसी पे प्रेशर है वो कम होगा। दूसरी जानिब हमें लग रहा है कि जितनी ऑयल प्राइस, जितनी कॉटन की प्राइस, जितनी वीट की प्राइस पिछले साल बढ़ गई है, उतनी नहीं बढ़ेगी, तो ये पॉजिटिव होगा। और तीसरा जो है मेरे ख्याल में कि ओवरऑल जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज़ रही हैं, ऑपोजिशन स्टेबिलिटी आएगी, उसमें भी थोड़ी बहुत लग रहा है कि स्टेबिलिटी आएगी। तो 2022 इजाज़त में देखें अब लग रहा है। अब इसमें मैं आपको फ्लिप साइड बताता हूँ कि कहाँ हम और खसारे में जा सकते हैं। अगर ऑयल की कीमतें बढ़ गई तो हमारे लिए परेशानी होगी। अगर पाकिस्तान के अमेरिका से ताल्लुकात ऑल्दो जो सही नहीं है वो ख़राब हो गए, और आपको पता है IMF और दूसरी एजेंसियां सब इनडायरेक्टली उनके हाथ में हैं, तो हमारे लिए परेशानी हो सकती है। और तीसरी चीज़ जो हमने देखी है कि कोई सियासी कशमकश होती है, पॉलिटिकल नॉइज़ बढ़ती है, जो कभी कभार हो जाता है पाकिस्तान में,
तो ये है। मगर ये इनकी प्रोबेबिलिटी कम है, इसलिए हमने ये वाला जो ब्लीक सिनेरियो है हमारे बहुत डिप्रेशन है, जहाँ जाएँ सुहेल लोग इतने डिप्रेशन में हैं, तो वो उनको तो कोई लतीफ़ा भी सुना दो ना, वो भी नहीं हंसते, इतना ज़्यादा सीरियस हैं। वो मैंने कहा ना कि ये परसेप्शन और ये सेंटिमेंट्स है, ये बहुत बुरा रहा है 2-3 सालों में और पिछले साल में। बट मोस्ट लाइकली अगला साल जब ये IMF आएगा और जब आपकी लेकिन अगर पेट्रोल जो है, ऑयल के बारे में कहा जा रहा है कि 120 पे जाएगा, अगर ये फिर 70-60 पे जिस वक्त चल रहा है डॉलर्स पे, तो फिर तो बड़ा बुरा हालात हो जाएंगे। और आप समझते हैं 120 जाएगा, ये जून तक की प्रेडिक्शन है ये। नहीं, मैंने देखा है गोल्डमैन सैक्स और बहुतों की है। हाँ, तो ये पाकिस्तान के लिए नेगेटिव न्यूज़ होगी अगर यस, दिस इज व्हाट आई एम सेइंग। और उससे पूरी मार्केट डिस्टर्ब हो जाएगी, पूरी हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट, हमारी सारी और जो हमारी पेमेंट्स करनी है, लोन्स की, डेट्स की। मार्केट तो एक है, लोगों का जेब खाली हो जाएगा ना, लोगों की सैलरी। सर 250 रुपये पेट्रोल होने, तो बस यही हमने कहा ना कि बस अगर हो गया तो दैट इज एन, तो उम्मीद है कि शायद नहीं होगा, हमारी एक्सपेक्टेशन है, अल्लाह करे कि आपकी ना हो। बात जो है वो गलत साबित हो। आमीन। सर आगे चलते हैं। सर इस वक्त तो सीरियस कंसर्न्स हैं, उसके बाद फिर मैं आपकी लीडरशिप पे आता हूँ। एक सवाल तो मुझे इसका तंग कर रहा है, एक तो हमारे जो है ना फाइनेंस मिनिस्टर साहब कह रहे हैं जी कि क्योंकि पाकिस्तान में प्राइसेस, मैं इन्फ्लेशन की बात करना चाह रहा हूँ, मुझे इसका जवाब चाहिए। वो कह रहे हैं कि जनाब जी बहुत ज़्यादा क्योंकि प्राइसेस बढ़ गई हैं इंटरनेशनल कमोडिटीज़ में, जो मार्केट में, उसकी वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है वो बढ़ गई है, उसकी वजह से वो ये है, ये अपना ये कॉस्ट पुश जो इन्फ्लेशन है। जो हमारे गवर्नर साहब हैं रज़ा बाकर साहब, वो कह रहे हैं कि ये डिमांड पोल है कि पाकिस्तान में डिमांड इतनी ज़्यादा है, पैसा इतना ज़्यादा है कि इन्फ्लेशन बढ़ गई। आपकी क्या राय है, उसके क्या सोल्यूशन है इस इन्फ्लेशन, इस महंगाई का, और दूसरा अनएम्प्लॉयमेंट का? सर दोनों बड़े सीरियस कंसर्न ये हैं। बिल्कुल मैं आपकी बात समझ गया, ये जो आजकल जोक चला हुआ है कॉस्ट पुश और डिमांड पुल का। देखिए इसके एक्सप्लेनेशन ही कॉस्ट पुश इसलिए है कि दुनिया भर में तो कीमतें बढ़ रही हैं, ठीक है, मगर आज हमारे रिजर्व $40 बिलियन होते हैं, तो आपकी करेंसी 140 रुपये होती, 150 होती, तो महंगाई इतनी नहीं होती। अगर आज महंगाई 12% है तो वो होती 8% होती, नंबर 1। नंबर 2, गवर्नर साहब की बात बिल्कुल सही है, लेकिन वो भी रिलेटिव टर्म है। अगर मेरे पास पैसे हैं और मेरी डिमांड बढ़ गई है तो कोई हर्ज नहीं है। अगर हमारे पास $40 बिलियन हैं, $50 बिलियन की रिज़र्व हैं, और अगर हम गाड़ियाँ 2-3 घर में लिए जा रहे हैं तो कोई मसला नहीं। बट इजाज़ भाई प्रॉब्लम यह है कि हमारा डिमांड तो बढ़ी है, बट डिमांड को फुलफ़िल करने के लिए डॉलर नहीं है। तो अलमिया ये है कि हमारे यहाँ एक्सटर्नल अकाउंट है, ये दोनों का हल एक ही है कि एक्सटर्नल अकाउंट आज स्ट्रांग होता, अगर आज हम $40-50 बिलियन पे बैठे होते जो रिजर्व्स हमारे बांग्लादेश होते हैं, तो ये दोनों जो आर्गूमेंट हैं उसके बावजूद महंगाई नहीं होती, ये दोनों आर्गूमेंट के बावजूद लोग खुशहाल होते। तो आई थिंक बॉटम लाइन ये है कि हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है वो बहुत कम है, और अगर वो आज $40-50 बिलियन होता तो कॉस्ट पुश की वजह से भी महंगाई रिलेटिवली कम होती। जो जिस तरह महंगाई इंडिया में भी है, बांग्लादेश में भी, मगर 12% नहीं है, 5% है, 7% है, तो पाकिस्तान में भी ये होती। दूसरी जानिब अगर डिमांड बढ़ रही होती तो ठीक है, अगर आपके पास पैसे हैं, आपकी तनख्वाह बढ़ रही है, आपने मोटरसाइकिल की जगह 800 सीसी गाड़ी ली तो लेने दें, मगर आज की तारीख में वो अफोर्डेबिलिटी सरकार की नहीं है, सरकार के पास डॉलर रिजर्व नहीं है। एक दूसरा सवाल ये है, इसके साथ जुड़ा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से, कि हम आज भी एक माइंडसेट है, हम जॉब सीकर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, हम जॉब क्रिएटर प्रोड्यूस नहीं कर रहे। देखिए वही वाला माइंडसेट मैंने कहा ना, जो नेशनलाइजेशन और फिर ज़ियाउल हक का रिजीम रहा, और फिर हमारे जो बिज़नेस स्कूल्स ने एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट नहीं किया, उसकी वजह से ये हो रहा है कि सबको नौकरी चाहिए, नौकरी देने वाले कम हैं। मगर पिछले 10-12 साल में बिज़नेस स्कूल ने भी अच्छा रोल प्ले किया है, हुकूमत ने भी कुछ काम किया है, और पिछले 2-3 साल से जो ये स्टार्टअप्स में वेंचर कैपिटल में हो रहा है, तो आई थिंक अभी फ्यूचर में उम्मीद लग रही है कि जो बिज़नेस स्कूल से 50 बच्चा निकलेगा, उसमें से 15-20 ने भी अगर अपनी कंपनी खोल ली तो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। सर आगे चलते हैं। नो, लास्ट पार्ट ऑफ द माई क्वेश्चंस, व्हाट इज़ लीडरशिप टू यू? एक माशाल्लाह CEO जो होता है एक बिजनेस लीडर भी होता है, तो हाउ डू यू डिफाइन लीडरशिप? लेकिन मैंने कहा ना, लीडर को बड़ा एक्टिव होना या / एग्रेसिव होना ज़रूरी है। मैं अपने आसपास देखता हूँ कि मेरे ख्याल में हमारी जर्नी जो थी वो इसलिए रिलेटिवली आसान रही कि लोग इतने एग्रेसिव रहे नहीं हैं पाकिस्तान में। जो माइंडसेट है रेंट सीकिंग का या इनएफिशिएंसी का, इस वजह से हमारे लिए रिलेटिवली टॉप लाइन के लिए या मेरे लिए थोड़ी सी आसानी हो गई है। दूसरा, एक चूँकि मेरा बैकग्राउंड थोड़ा सा IBA से भी था, प्लस पढ़ने लिखने का, किताबों को एनुअल स्टेटमेंट्स जो होती हैं हमें पूरी पढ़ जाता हूँ, पता नहीं कोई 800 पेजेस की भी होती हैं, 700 पेजेस की।
तो चूंकि पढ़ाई लिखाई से था तो ये चीज़ हमने नीचे बॉटम लाइन तक अपने एम्प्लॉयज़ को, रिसर्च डिपार्टमेंट को वो कि आप सब चीज़ें पढ़ें। तो आई थिंक ये 2-3 कह लें एग्रेसिव होना या एफिशिएंट होना, प्लस थोड़ा सा एजुकेशन का बैकग्राउंड, पढ़ने लिखने का शौक़, और तीसरा जो है थोड़ी सी लीडरशिप क्वालिटी भी होनी चाहिए कि आपको हर काम में एम्प्लॉय के साथ सपोर्ट रखना चाहिए, उनको प्रमोट करना चाहिए, उनको इनकरेज करना चाहिए। तो ये 3-4 चीज़ें थी। मैं बताऊँ इजाज़त, पाकिस्तान में एंटरप्रेन्योर बनना बहुत आसान है अगर आप में नंबर 1 एग्रेशन हो, नंबर 2 क्रिएटिविटी हो। तो मेरे ख्याल में दोनों में से अगर एक भी चीज़ है ना तो आप एंटरप्रेन्योर पाकिस्तान में तो बन सकते हैं। सर आगे चलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस हैं थोड़े से। किताबों आपने जिक्र किया, आपकी माशाल्लाह इतनी खूबसूरत किताबें पढ़ी हैं आपके ऑफिस में। 2-3 किताबें रिकमेंड करें यू रियली थिंक यू इम्पैक्टेड ऑन योर प्रोफेशनल लाइफ रिगार्डिंग लीडरशिप मैनेजमेंट के ऊपर, कोई ऐसी 2-3 किताबें बताएं जिसे हम पढ़ सकें। देखें, वाई नेशंस फेल जो है वो मैंने आपको, आपने अभी हमारी बात हो रही थी, अब तो ये हालात अच्छे हो गए हैं कि हमारे जो बच्चे हैं वो 8वीं जमात में 9वीं जमात में आते हैं तो टीचर उनको रिकमेंड करते हैं कि आप वो पढ़ें। दूसरा मेरे ख्याल में देखें, जो आपकी इंडस्ट्री या सेक्टर से रिलेटेड जो टेक्स्ट है ना वो भी लोग नहीं पढ़ते हैं बहुत ज़्यादा। अगर आप बैंकर हैं तो बैंक से रिलेटेड जो हैं, जिस तरह हम ब्रोकरेज हाउस में हैं तो आई थिंक ब्रोकरेज हाउस में जिस तरह वॉरेन बुफे कहते हैं कि आप जितना पढ़ेंगे उतना ज़्यादा कमाएंगे। अब ये लोगों को समझ नहीं आती, लोग समझते हैं कि क्या पढ़ना है। तो जो सेक्टर रिलेटेड चीज़ें हैं, फ़र्ज़ करें हमारे यहाँ रेगुलेटरी चेंजेस होते हैं, हमारे यहाँ कानून बनता है, सिक्योरिटीज़ एक्ट बनता है, एनुअल स्टेटमेंट्स आती हैं, तो मेरे ख्याल में बेशुमार जो कैपिटल मार्केट में लोग हैं वो उसको नहीं पढ़ते। बहुत कह देते हैं अपने कंप्लायंस ऑफिसर के कि तुम देख लेना। तो मेरे ख्याल में ये 2 चीज़ें हैं, उनके लिए शॉर्ट टर्म है। आई थिंक उसके लिए एज फैक्टर भी है। अगर आप 20-30 साल में हैं तो आपको ये ज़्यादा होता है, 30-40 साल में तो कम होता है, 40 के ऊपर हैं तो आपको ये होता है। तो आपको जो 40 साल के बाद वाली वॉरेन बुफे की जो थिंकिंग है, आई थिंक वो नए स्टूडेंट्स में, नए एम्प्लॉयज़ में आपको ये एहसास दिलाना है कि आपको लॉन्ग टर्म वैल्यू इन्वेस्टिंग करनी है। आपने इतना हम्बल बैकग्राउंड से शुरू किया सुहेल, बताइए कि आपका रोल मॉडल कौन है, हु इज़ योर मेंटोर, जिन्होंने सुहेल की सूरतगरी की। सुहेल आज माशाल्लाह इतनी बड़ी कंपनी का वन ऑफ द टॉप कंपनी का CEO है। देखिए, एक बंदे का नाम लेना सही नहीं है, काफ़ी लोगों ने 2-3 नाम बता दीजिए। नहीं, मेरे ख्याल में मुनासिब नहीं है, मगर ब्रोकरेज हाउस में हमने देखा कि जो सारे बड़े ब्रोकर्स हैं ना, ये 70s-80s में क्या होते थे आपको भी पता है, हमें भी पता है। तो हमारा भी इसी तरह का है बैकग्राउंड, बट थोड़ा डिफरेंस ये है कि हमें राइट टाइम पे, जिस तरह मैंने कहा 1991 पे एक डोर ओपन हो गया IBA का, जिसने हमें पूरा कंसेप्चुअली एज अ कैरेक्टर चेंज कर दिया, प्लस फाइनेंस की एजुकेशन दे दी। तो इजाज़त में बहुत सारे इस तरह के हैं पाकिस्तान में जो आपको मिलेंगे कि जो गोल्डन स्पून के साथ पैदा नहीं हुए थे और उन्होंने बहुत तरक्की की। ब्रोकरेज हाउस में ही 3-4 आपके सामने ऑब्वियस एग्जांपल्स हैं, हमने देखी हैं। प्लस इसके अलावा भी मैन्युफैक्चरिंग में भी बेतहाशा हैं। तो मेरे ख्याल में कोई एक नहीं था, मगर जो मैंने कहा ना कि जो शौक़ था अपने सेक्टर से रिलेटेड, कैपिटल मार्केट इकोनॉमी से रिलेटेड, और जो पढ़ाई का शौक़ रहा, जो IBA ने काफ़ी हद तक उसको पॉलिश किया, वो 2 चीज़ें। और थोड़ा सा मैं आपको 2 लीडरशिप क्वालिटी बताता आ रहा हूँ कि एफिशिएंसी एंड क्रिएटिविटी, फिर उसने आखिर में उसी में आ जाता है। सर, क्रिटिकल सक्सेस जो होती है एक इंसान की अपनी एक सक्सेस रेसिपी बन जाती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 25 साल आपके एक जर्नी है, 95 से 2022 शुरू होने वाला है, बाकी 26 साल हो गए। तो इसकी अगर समराइज़ किया जाए तो सुहेल की सक्सेस रेसिपी क्या बनेगी, क्या डिफ़ाइन करेंगे सक्सेस को? आई थिंक एक कंसिस्टेंसी कह लें कि 26-27 साल से एक ही काम में हम लगे रहे। दूसरा, हम पढ़ते आ रहे थे स्कूल्स में भी कि यार आप ऐसा काम करें जिसमें आपको मज़ा आता हो। तो जब हम नौकरी करते थे तो सोचते थे ये मज़ा कैसे आ सकता है नौकरी में, नौकरी तो ग़ुलामी होती है। बट फिर वो एहसास होने लगा, ठीक है। जैसे पहले हम स्कूल जाने के लिए सुबह देर से उठते थे या नहीं जाना होता था, अब हमारे जो बच्चे हैं वो स्कूल जाने के लिए शौक़ से उठते हैं। तो फिर जब वो एहसास हुआ, एक तो हार्ड वर्किंग, दूसरा यू शुड स्टार्ट लविंग व्हाट यू डू एज एन एम्प्लॉई और एज एन एम्प्लॉयर। तो मेरे ख्याल में ये 2-3 ऐसे फीचर्स हैं जो अगर इंसान में आ जाएं, हार्ड वर्किंग,
या जो पैशन है या आपका लव फॉर वर्क है, या कहते हैं ना कि योर वर्क शुड बी फन फॉर यू। ट्रू। तो अगर ये दो चीज़ें आ जाएं तो मेरा ख्याल में फिर कोई, अगर हॉबी वर्क बन जाए या वर्क हॉबी बन जाए तो फिर यू रियली फील। तो हमारा जो है आई थिंक 24 घंटे का दिन में 24 घंटे से ज़्यादा जो है वो वही काम होता है जो हम कर रहे होते हैं। वाह वाह वाह, मैंने काम से मोहब्बत करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आपने तो वो ना सुहेल साहब के लिए 2 लाइनें मैं पॉज कर रहा हूँ कि कभी फैज़ अहमद फैज़ कहते हैं कि कभी इश्क किया और कभी काम किया, कभी काम के आगे इश्क आड़े आता रहा, कभी इश्क के आगे काम उलझता रहा, फिर थक हार कर हमने दोनों को अधूरा छोड़ दिया। अभी इश्क। सर अगर मैं 2-3 शॉर्ट क्वेश्चंस, मुझे ये बताएं कि एनी अचीवमेंट टिल नाउ यू आर प्राउड ऑफ, बहुत आपको अभी भी प्राइड होता है एजाज भाई यहाँ से सफ़र तय किया, टॉप 10 बनाने को आप प्राइड समझते हैं, या कोई आपका ऐसा CSR है, फिलैंथ्रोपिक, क्योंकि कराची इज़ अ सिटी ऑफ चैरिटी ना, क्या कहते हैं? लेकिन 2-3 चीज़ें इसमें आएंगी। एक तो मेरी एजुकेशन जो हुई IBA, बड़ी बात है। हाँ, उसमें जो हम लोग ड्रीम करते हैं, आज भी ड्रीम करते हैं कि उस वक्त तो ज़्यादा होता था, बहुत ज़्यादा 4000 लोगों में एक, आई थिंक वो बड़ा की फैक्टर था माशाल्लाह। दूसरा ओवरऑल 27 साल मेरी फैमिली का सपोर्ट रहा, एक ही काम मैं करता रहा। फैमिली से मतलब बेगम साहबा हैं? बेगम साहिबा, वालिद, वालिदैन, मेरे बहन भाई जिन्होंने सबने सपोर्ट की, ऑल्दो वो इस बिज़नेस में नहीं थे, वो ज़्यादातर तिब के पेशे से वाबस्ता रहे माशाल्लाह। तीसरा मेरे ख्याल में ये जब मैंने टॉप 9 शुरू की तो ये बहुत बड़ा फैसला था, डिसीजन था। हाँ, कि ख़ुद अपनी कंपनी दोस्त यारों के साथ बनाना, और माशाल्लाह नाउ इट हैज़ ग्रोन वेरी ट्रेमेंडसली। और चौथा जो है आई थिंक ये बड़ा एक नया पहलू है कि सोशल जो है उसने भी, कहते हैं ना अल्लाह की सपोर्ट भी होती है। तो मैं आपको 2-3 एग्जांपल दूं, है तो काफ़ी लंबी लिस्ट, कि 1998 में हमारे साथ एक साहब पढ़ते थे, अब्बास अंजार वाला नाम था, उनकी एक सडन डेथ हो गई कैंसर से, मतलब उनकी उम्र हो गई 27-28 साल। अच्छा। तो फिर हम कुछ दोस्तों ने, मैं उसका फाउंडिंग मेंबर हूँ, हमने एक अब्बास अंजार वाला ट्रस्ट बनाई, पैसे जमा किए, और IBA के वो स्टूडेंट जो इंटीरियर सिंध, इंटीरियर पंजाब से आते थे, जो अफोर्ड नहीं कर सकते थे, और उसका कोई स्कॉलरशिप का भी वो नहीं था, तो हमने उनको फ़ंड करना शुरू किया। तो उससे जो जज्बा पैदा हुआ, मुझे लगता है उसका भी एक रोल है माशाल्लाह। वाह वाह वाह, इम्पैक्ट किया। फिर एक और चीज़ जो हुई, हमने 2019 में IBA ने हमें कॉल किया, हमारी रीयूनियन थी, उन्होंने कहा कि यार आप कोई फ़ंड बनाएं जिससे बच्चों को स्कॉलरशिप मिले। तो चूँकि फाइनेंस का बैकग्राउंड था, बैठे बैठे हमने कैलकुलेशन की और हमने टारगेट किया कि हम इतना फ़ंड बनाएंगे। तो आज की तारीख़ में जो हमने 2020 जनवरी में फ़ंड बनाया, वो IBA की तारीख़ का लार्जेस्ट इंडोमेंट फ़ंड है। वाह। अब उसके तहत जो बच्चे हैं उनको डे 1 से पता होता है कि हमें अगले 4 साल, अगले 3 साल के लिए ये जो IBA क्लास ऑफ 1994 है ये हमें फ़ंड करेगा, और उनका पीस ऑफ माइंड होता है। और वो ऐसे बच्चे हैं जिनके पास, मतलब उनके पेरेंट्स जो हैं वो 30-40 हज़ार रुपये कमाते हैं, तो उनको हम फ़ंड करते हैं। तो ये एक ऐसा एलिमेंट है सोशल साइड का कि ये, और हम इसको और भी बढ़ा रहे हैं। आप आगे दिनों में सुनेंगे कि हम इस फ़ंड से रिलेटेड काफ़ी और भी चीज़ें कर रहे हैं। अभी हम एक और चीज़ सोच रहे हैं करने का, जो कि हम ये जो बिज़नेस स्कूल और ये इंजीनियरिंग के जो ग्रेजुएट्स आते हैं उसके लिए VC फ़ंड, जिसको वेंचर कैपिटल फ़ंड एंड वेंचर कैपिटल एडवाइजरी खोलें, जिसमें हम फ्री एडवाइस देंगे उनको माशाल्लाह। ठीक है, ताकि वो अपना टेक्नोलॉजी रिलेटेड भी काम कर सकें, और जो आजकल है ई-कॉमर्स और वर्चुअल है, और वो उसमें जो एंटरप्रेन्योरशिप का जो जज्बा हमारे यहाँ कम है वो पैदा। तो ये वो साइड है एजाज भाई, आई थिंक उसने ज़बरदस्त हेल्प किया। ये बहुत बड़ी बात है कि आप उनको, क्योंकि 2 चीज़ें मिल जाए ना, पाकिस्तानी बच्चों के अंदर इतना टैलेंट है, अगर उनको एक्सेस टू मेंटोरशिप मिल जाए ना, CEOs एज अ मेंटोर, यानी कि वो बंदे मेंटोर करें, पर कॉलेज के उस्ताद नहीं, बल्कि वो रियल टाइम जो CEOs हैं, और दूसरा एक्सेस टू फाइनेंस, इससे ये सारी गेम चेंज हो जाती है। बिल्कुल। तो बस ये हमारा प्लान जो है, जो सोशल साइड पे ये चल रहा है, और इंशाल्लाह आप देखेंगे वो नहीं, ये ना सरफराज रहमान साहब थे जो एंकर आजकल फौजी फर्टिलाइज़र के MD हैं, तो वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त थे, तो अक्सर मैं भी उनके साथ जाता था। ये कराची स्कूल ऑफ लीडरशिप में उन्होंने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था बच्चों के लिए, CEO एज मेंटोर।
मैं बल्कि उसको तो उसके बाद ख़त्म हो गया, वो चले गए। अब वो उस प्रोग्राम को ना मैं रीडिफाइन कर रहा हूँ कि पाकिस्तान के यूथ को ना सीईओस, लाइव सीईओस जो हमारे को 1000 सीईओस मेरे जो सीईओ क्लब के मेंबर्स हैं उनको मैं बांट रहा हूँ, या 10 बच्चे ना अडॉप्ट कर लो। नहीं ये मेंटरशिप के तौर पे। अभी तो आसान हो गया क्योंकि सब वर्चुअल हो गया, ये जूम और इस चीज़ें हो गई हैं, तो आप कहीं भी हो मुल्क के हाँ मेंटोर कर सकते हो उनको 5-10 बच्चे जिनको आप अपना वो फॉर्मेलिटीज़ में पढ़े बगैर आप यू कैन एक्सेस टू द फंड, अदरवाइज तो कोई मिलता भी नहीं ना। ये भी कर सकते हैं। बाकी इजाज़ भाई ये जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं हमारे यहाँ बिजनेस ग्रुप, वो एक इंक्यूबेशन सेंटर अपने यहाँ खोल सकते हैं। उसका क्या खर्चा है? 5 लाख 10 लाख। सिर्फ एक विल चाहिए होती है, सिर्फ इसमें एक जैसे एक होता है ना पॉलिटिकल विल होती है, इसी तरह एक बिजनेस सेट की ना सोच बदलने की होती है। ये जज्बा जो है ना हमारा चल रहा है लेट 90s से, मगर हमने माशाल्लाह जब से IBA का जो लार्जेस्ट फंड बनाया है, तो नोज डाइव था। हमने जब दाखिला लिया तो हमें नहीं पता था कि IBA में कोई स्कॉलरशिप है। फिर 1999 में हमने अपना जो ट्रस्ट बनाया तो हम बच्चों को बुलाते थे, तो हम पूछते थे तुम्हारे पास और कोई ऑप्शन है? वो कहते थे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, आप पैसे देंगे तो हम पढ़ेंगे और नहीं। तो ये जो चीज़ है डॉक्टर इशरत ने की। अच्छा मैं एक सवाल लास्ट क्वेश्चन से पहले कि मैं एक क्वेश्चन ज़रूर करूंगा आपसे, आप कहाँ कहोगे IBA के साथ ताल्लुक़ है यूनिवर्सिटी और पढ़ी पाकिस्तान की, आर यू हैप्पी और सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द ग्रेजुएट्स बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय द सो कॉल्ड बिजनेस स्कूल्स? और नाम जो IBA को था थोड़ा सा साइड पे कर दें, इतने थाउजेंड्स एंड थाउजेंड बच्चे और अनएम्प्लॉयमेंट पूल में आ रहे हैं, वो कोई जॉब नहीं है, उनको मार्केटिंग पढ़ के मार्केटिंग नहीं आता, सुहेल भाई उनको HR पढ़ के HR नहीं आता, फाइनेंस पढ़ के फाइनेंस की 2 लाइनें नहीं कर सकते। व्हाट इज़ योर टेक ऑन द ये जो क्वालिटी ऑफ ग्रेजुएट्स? मुझे मेरा परसेप्शन है कि क्वालिटी डिटेरियोरेट हुई है। ओके मेरा परसेप्शन है कि जितनी हमें 25 साल पहले सैलरी मिलती थी, मैं अगर उसको इन्फ्लेशन से एडजस्ट कर लूँ तो ये लाखों में जाती है। आज बिजनेस ग्रेजुएट को एवरेज सैलरी लाखों में नहीं मिल रही। प्लस जो आपने कहा मेंटोरशिप की ज़रूरत होती थी और जो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत होती थी, शायद वो टाइमली बेसिस पे नहीं मिली है। तो एक गरीब आदमी का, एक मिडिल क्लास का बच्चा जिसको आना चाहिए था IBA या जिसको आना चाहिए था लम्स, वो नहीं आया। तो आई टोटली एग्री, इट्स नॉट ओनली द परसेप्शन, द रियलिटी इज दैट द क्वालिटी हैज़ डिटेरियोरेटेड। और ये जो हमने अपना जो मैंने आपको कहा कि जो स्कॉलरशिप की हमने जो चीज़ शुरू की है और जो वेंचर कैपिटल का हम करने वाले हैं, उसका रीज़न ये है कि हम चाहते हैं कि जिस इदारे ने हमें इतना दिया है उसकी हम खिदमत करें। सर जाते जाते ये बताइएगा कि गुस्सा आता है क्योंकि पाकिस्तानी सोसाइटी में आपने एक तो इनएफिशिएंसी बता दी कि सोते ही उठते ही 12 बजे हैं, तो एक दूसरा भी है पाकिस्तानी कौम के DNA में हर वक्त बंदा इमोशनली अनइंटेलिजेंट नेशन है। तो आप क्या समझते हैं कि सुहेल माशाल्लाह इतना कूल, इतना काम, इतना सॉफ्ट ये अभी है या शुरू से था? ये एंगर मैनेजमेंट और स्ट्रेस मैनेजमेंट का कोई हमें कोई कॉपिंग स्ट्रैटेजी है? गिद्दड़ सिंह की समझाएं सर। नहीं देखिए, ये तो सबसे बड़ा चैलेंज है कि ना यहाँ टाइम की पाबंदी है, ना यहाँ पे कोई कमिटमेंट है। तो ये जो गुस्सा है और ये जो स्ट्रेस है ये अब नॉर्मल हो गया है, पार्ट बहुत सीरियस हो गया। मैं इसका कोई हल पूछना चाह रहा हूँ। नहीं, इसका हल ये है कि बस आपने अपने जो कमिटमेंट है, अपना जो एग्रेशन है उसको जारी रखना है। अच्छा, ठीक है, लोगों से फॉलोअप करना है। मतलब मेरा हर डिपार्टमेंट से डेली फॉलोअप है। ओके, ठीक है, चाहे वो व्हाट्सएप पे है, चाहे वो फ़ोन पर है। तो अगर आप एक साहब जो है जिसने काम 2 दिन में करना है, उसने 2 दिन में नहीं किया, फिर आपने उसको फॉलोअप किया, फिर 3 दिन में नहीं किया, आपने फॉलोअप किया, तो फिर वो काम हो जाता है। तो अगर फॉलोअप लीडर की तरफ से जाता है तो फिर चीज़ें हो जाती हैं। मगर ये जो है एजाज भाई, ये तो आपका कल्चर का हिस्सा है। आपने इसको स्ट्रेस मैनेजमेंट को वैसे ही करना है जैसे आप 3 टाइम का खाना खाते हैं, तो आप स्ट्रेस मैनेजमेंट करते हैं। सर मैसेज बताइए नई नस्ल के लिए। सुहेल साहब से आखिरी सवाल पूछते हैं जी, नई नस्ल का मैसेज ऑफ फॉर होप, क्योंकि इतनी जॉबलेसनेस और होपलेसनेस है, इसका कोई बच्चों को होपलेसनेस और जॉबलेसनेस पे इधर देखे सर, मैसेज ऑफ ऑप्टिमिज्म। नहीं देखें, पाकिस्तान में चूँकि हम ओवर द ईयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में थोड़े पीछे रह गए हैं, तो पाकिस्तान ने कैचअप तो करना है, इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। और जो चीज़ 100 से 150 जानी थी वो 130 गई है, बट उसने 150 भी जाना है और उसने फिर 200 भी जाना है इंशाल्लाह। तो चूँकि पाकिस्तान में मैसिव पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन है, तो ये हो नहीं सकता कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट पाकिस्तान कैचअप ना करे। और वही लोग जो, जिस तरह मैंने कहा कि 2 ही क्वालिटी चाहिए,
उसमें से एक भी आ जाए तो पाकिस्तान में सक्सेस हो जाता है। आप एफिशिएंट हों और आप क्रिएटिव हों, तो वो सारे लोग जो समझते हैं कि वो एफिशिएंट हैं, यानी वो 1 घंटे में ज़्यादा काम कर सकते हैं जितना दूसरा करता है, या वो समझते हैं कि उनके पास कोई ऐसा आइडिया है, उनको फ़ौरन अपने जो शौक़ है, अपना पैशन है, उसी में रहना चाहिए, कोई और काम नहीं करना चाहिए। और इन 2 फैक्टर से साथ काम जारी रखना चाहिए। हमारे यहाँ एक और भी है इशू कि आपका पैशन है फ़ुटबॉल का, आप एफिशिएंट भी हैं, आप क्रिएटिव भी हैं, मगर कंसिस्टेंसी नहीं है, फिर वो फ़ुटबॉल के बाद स्नूकर शुरू हो जाता है। तो आई थिंक पैशन के साथ अपना जो शौक़ का काम है, अपना वो काम है जिसमें आपको फ़न मिलता है, उसमें आपको खुशी मिलती है, जिसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलता है, वो करते रहा करें। इंशाल्लाह आपकी जो चांसेस ऑफ सक्सेस इसलिए ज़्यादा होंगे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ उसका फ़ायदा आपको भी होगा। थैंक यू वेरी मच सुहेल, आपका बहुत शुक्रिया फॉर दिस इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशन एंड कंक्लूजन में जो आज का जो टेक अवे है सुहेल से सीख के जा रहा हूँ वो 3 है। नंबर 1 कि एज अ नेशन हमें अपनी एफिशिएंसी को अपने मोड पे लेके आना है। ये जो सुस्ती और हडरामी है, ये इस किताब का अगर आप पढ़े ना जी 100 CEOs से पहला लिखा ही हुआ है कि लोग CEOs के सक्सेस फैक्टर्स लिखते हैं, मैं CEOs की फेलियर फैक्टर लिखता हूँ कि सबसे बड़ा जो हमारी कौम का जो फेलियर है वो हमारी नई नस्ल की सुस्ती और हडरामी, बल्कि ये नेशनल हैबिट बन गई है। तो इसके एफिशिएंसी के साथ हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं। नंबर 2 हमें क्रिएटिविटी की तरफ जाना है। अगर वसाइल ना भी हों, कुछ भी ना हो, तो अगर आप क्रिएटिव ही हैं तो आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस, अगर आप पाकिस्तान इज़ अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और तीसरी चीज़ जो मेरा टेक अवे है कि आप ज़ीरो से हीरो बन सकते हैं। यानी कि एक बच्चा जो कि कुछ भी नहीं है, जिसके वालिद का शोबा तिब से है और वो आज पाकिस्तान की टॉप 5 कंपनीज़ का एक CEO है, वन ऑफ द टॉप 5 कंपनीज़ इन द सेक्टर, ये जो ट्रेडिंग का अपना सिक्योरिटीज़। तो ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन है कि लोग जब रोना रोते हैं वसाइल का, रिसोर्स लेसनेस का, तो मैं उन्हें कहता हूँ रिसोर्सेज से बड़ा लोग नहीं बनते, एक अदारे नहीं बनते, रिसोर्सफुलनेस से बनते हैं। यानी रिसोर्सफुलनेस का मतलब है वो बिलीवेबिलिटी, वो ट्रस्ट, वो कॉन्फिडेंस, वो नॉलेज, और वो जो 800 सफ़ों की जो बैलेंस शीटें पढ़ना, इसको जो आ जाता है तो फिर वही दुनिया को लीड कर सकता है। इजाज़त सर को इजाज़त दें। इसको CEO टुडे TV पे भी देखिएगा, हमारा वेबसाइट पे, सोशल मीडिया पे, YouTube पे और फेसबुक, लिंक्डइन पे चैनल्स हैं CEO टुडे के नाम से, और हमें फीडबैक दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।